अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब में मसरूफ़ दिन गुजारा है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को भी सराहा है और बिलखुसूस एजुकेशन से मुतालिक उन्होंने अपनी जो फ़िलासफ़ी है एक मरतबा फिर से वो अवाम के सामने भी रखी है और यकसा जो निसाब तालीम है उसको भी खासा जो पंजाब हुकूमत की काविशें हैं उसको सराहा गया है। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ 3 साल को लेके PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कल तकरीब भी हो रही है, अवाम के सामने भी रखा जाएगा कि अब तक क्या कारनामे अंजाम दिए हैं मौजूदा हुकूमत ने और अवाम कितने उससे मुतमईन हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो अब सफारती जो महाज है, जो मैदान है, लोगों की नज़रें इसी पे हैं कि तालिबान इसको लेकर कितने कामयाब होते हैं। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, ये सब बातें अपनी जगह हैं। आज का दिन जो है वो 13 बरस कबल पाकिस्तान के, बल्कि अदब की दुनिया के, उर्दू की दुनिया के मारूफ शायर शिबली फराज साहब के वालिद साहब अहमद फराज साहब हमसे जुदा हुए थे। इनकलाबी जो उनका तर्ज शायरी था उसको भी खासी पजीराई मिली, जो उनका रोमानवी पहलू था उसको भी खासी पजीराई मिली। शिबली साहब के लिए इरशाद साहब आप बताइए, बतौर नाक़िद बताइए कितना बड़ा चैलेंज था जब ये मौजूदा हुकूमत में वज़ीर बने, अभी भी वज़ीर हैं, और बिलखुसूस जब वज़ारत इत्तलात इनके पास आई और जो फ़लसफ़ा हयात था फराज साहब का उसके बरक्स जो एक तनकीद इन पे की जाती थी शिबली साहब पे। इरशाद साहब, सबसे पहले तो मैं शिबली साहब को उनके नामवर वालिद की बरसी के मौके पर एक शेर नज़र करना चाहता हूँ। फराज साहब का ही शेर है, आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, आज एक और बरस बीत गया उसके बग़ैर, जिसके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। शिबली साहब, आप इक़्तिदार में हैं, पहले वज़ीर इत्तलात रहे, अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत आपके पास है। फराज साहब एक वालिद के तौर पर, एक इंसान के तौर पर कैसे थे, और फिर आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि फराज साहब एक आज़ादी पसंद थे। वो कमो बेश अपने दौर के हर हुक्मरान के ख़िलाफ़ खड़े रहे और उसकी वजह से उनको जलावतनी की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। वो मुलाजमत से भी दस्तबरदार हुए, निकाले गए और भी मुश्किलात उन्होंने सही। अब आप इक़्तिदार में हैं तो फराज साहब का जो ख्वाब था, फराज साहब की जो ख्वाहिश थी, फराज साहब की जो आदर्श वगैरह थी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मुतमईन हैं अपने मौजूदा मनसब से? देखिए जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वालिद साहब को याद करने का। ज़ाहिर है कि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उनकी खास जगह है और थी। उनकी जो वजह शोहरत थी वो सिर्फ उनकी शायरी नहीं थी। शायर तो उस पर तो जो क़ारीन है या जो भी जिन्होंने उनके करीब रहे या जिन्होंने उनको पढ़ा, लेकिन एज अ वालिद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमारे सामने 2-3 मिसालें बड़ी वाज़ेह रखी। वो एक तो ये थी कि उन्होंने कभी भी हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने हमेशा पूरी आज़ादी हमें दी कि हम जो करना चाहें वो करें। हाँ, उनकी शर्त ये थी कि जो भी जिस फील्ड में भी जाओ तो उसमें कोई नाम पैदा करो या तुम जो है तो तुम्हें वो पसंद होनी चाहिए वो चीज़, बिकॉज जो चीज़ आपको पसंद होती है आप ज़रा बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं। दूसरा ये था कि उन्होंने ना हमारी ज़ाती ज़िंदगी में कोई मदाखलत की और ज़रूर एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दिए। चाहे वो एक होता है ना, तालीम का होता है, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं लेकिन मेरा कोई उस तरफ इरादा नहीं था, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर आपका दिल नहीं है तो ना करें। लेकिन जहाँ तक कि उनकी जो पब्लिक लाइफ थी और उसमें हमने जो देखा वो ये था कि एक तो इंतहाई निडर शख्स थे। उनकी जो उनको हमने कभी प्रेशर में नहीं देखा। वो बावजूद इसके कि हसास शायर समझे जाते हैं, शायर नॉर्मली हसास होते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनको अंडर प्रेशर नहीं देखा। और उनको हमने हमेशा उनकी एक ऐसी पोजीशन, जितनी जब मुश्किलात हो जाती थी तो वो और भी निखर जाते थे और वो और भी ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते थे। तो प्रेशर में नहीं आना और जो है अपने जो सोच है उस पर आप कारामद रहें, क्योंकि
ख़ास तौर पे हमारे साथ, आपने चूँकि वालिद का पूछा, हमारी देखिए किसी भी शख्स की लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी माँ होती है, एक उसका वालिद साहब होता है। तो हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी में हमारी अम्मा का भी बहुत बड़ा रोल था। वो इंतहाई मजहबी खातून थी और अब्बा इतने मजहबी नहीं थे वो ज़रा। तो ये बैलेंस भी उन्होंने हमें बड़े हमारी डिस्कशंस होती थी। तो ये एक दो पहलू था कि हमारी जो वालदा का इन्फ्लुएंस है, जो हमारी तरबियत में वो ज़रा ज़्यादा है, वो उसकी इसलिए ज़रा मज़हब की तरफ हमारा झुकाव ज़रा ज़्यादा है दोनों भाइयों का। बाकी जो उनकी जो सियासी या उनकी जो एक शायरी का एक बुनियादी वो था रोमांस, और रोमांस भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, मतलब उन्होंने कभी महबूब के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया और इस जैसे शेर के खुद को तेरे मयार से घटकर नहीं देखा, एक बार गया जो उसे पलटकर नहीं देखा। तो एक बड़ी खुददारी में उन्होंने एक अपने आप को, इवन चाहे वो उनका पठान कल्चर था या उनकी मिजाज में यही बात थी, तो उन्होंने कभी महबूब के अपने आप को महकूम नहीं किया और बराबरी की सतह पर इस रिश्ते को बहाल किया। हालांकि उनकी जो रोमांटिक शायरी भी थी वो भी, उसमें भी मैसेजिंग पॉलिटिकल भी थी और मैसेजेस भी थे कि ज़िंदगी की क्या। शिबली साहब, फराज साहब के यहाँ जो वो एक आज़ाद मनश शख्स थे और आज़ादी इजहार हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो सड़क पर भी खड़े हुए, कतबे भी उठाए उन्हें आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी की जो तहरीक थी नुमाया उनकी थी। तो अब आपके दौरे हुकूमत में अगरचे आपके पास वो वजारत नहीं है, ये एक PMDA जो है मीडिया अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिससे सारी सहाफ़ती तंजीम कह रही हैं कि हमारी आज़ादी सल्ब की जा रही है। तो आप कैबिनेट में बैठते हुए महसूस नहीं करते कि फराज साहब के ये नज़रिए से लिहाज से नज़रिए के साथ ज़्यादती है? देखिए मैं मुतनज़ात, देखिए अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। पहली बात तो ये कि जो अब्बा की शायरी थी वो, उसमें जो ख़ास तौर पे जो मज़ाहमती शायरी थी, तो वो उन्होंने कभी डेमोक्रेटिक दौर में नहीं की, बल्कि वो जब गैर जमहूरी हुकूमतें थी उसमें उनकी वो मज़ाहमती शायरी ख़ास तौर पे उनकी थी। दूसरी बात ये है कि वो भुट्टो साहब से भी वो नाराज़ हो गए थे बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। लेकिन जो अब्बा का बुनियादी जो फ़लसफ़ा था मेरा, तो उससे ज़ाहिर है कि नज़रियाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि वो हिस्ट्री के राइट साइड पर थे और मैं भी राइट साइड पे हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को जो लीडर मिला है वो लीडर मिला है जो कि मेरा ख्याल है अगर मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो भी कई चीज़ों को एंडोर्स करते। अब आया इजहार राय आज़ादी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी माशरा है वो किसी आज़ादी राय पे कदम नहीं लगा सकता, लेकिन ये एक तरफा ट्रैफिक होती नहीं है। बसद एहतराम मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आज़ादी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप सिर्फ आज़ादी चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कहीं नहीं न चलता है। अगर आप बैरूनी ममालिक में देख लें, जिस तरह के वो डेफमेशन केसेस होते हैं जिसमें कि कोई अखबार अगर गलत खबर दे दे, किसी की आप किरदार कुशी कर दें, उसमें जो जुर्माने होते हैं, जो उसमें जो एहतसाब होता है वो बड़ा कड़ा होता है। और हमने देखे हैं, हमारे अपने मीडिया ने भी वहाँ पे उनको वो किया गया, जुर्माना किया गया। तो एक तरफ जो है वो है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल आप आज़ादी, लेकिन वही बात है कि आज़ादी आपकी वहाँ पे ख़त्म होती है जहाँ से मेरा नाक शुरू होता है। ये तो हम लॉ में, जब मैं लॉ कर रहा था तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स था उसमें बुनियादी चीज़ यही थी कि आपको आपकी आज़ादी की भी लिमिटेशंस हैं। यानी ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें। मसलन ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को किसी पता नहीं क्या नंबर्स की या न्यूमरोलॉजी के थ्रू या किसके थ्रू किया है। देखिए ये जो है, तो ये चीज़ें, ये गैर जिम्मेदारानापन सिचुएशन को इनवाइट करता है, जिसमें कि वो लोग जो कि इसको सही मानों में, सही स्पिरिट में लेते हैं, वो भी फिर इसमें वो आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, इसका एज फार एज ये जो करंट जो लॉ है उसमें कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करना है कि अगर आप शिबली साहब ये एक फ़र्द को 10 करोड़ रुपए जुर्माना और इदारे को 25 करोड़ रुपए जुर्माना, ये जो कॉन्सेप्ट पेपर है और उसके साथ जो आया है प्रोफार्मा उसमें लिखा हुआ है,
तो ये एक सहाफ़ी को आप 10 करोड़ जुर्माना रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए करेंगे या उसकी सहाफ़त ख़त्म करने के लिए वो अपना मकान सारी जायदाद बेच के वो जुर्माना भरे, या 25 करोड़ एक इदारे को बंद करने के लिए होगा, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए होगा? नहीं देखिए जी, जब आप सजाए मौत देते हैं किसी जुर्म की पालाश में, तो उसमें फिर यही नहीं होता कि जी अगर ये इसने कत्ल कर दिया तो इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए। जुर्म जो है तो वो जुड़ा हुआ है, अपना जो सजा है वो जुड़ी हुई है जुर्म के साथ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक इनडिस्क्रिमिनेटली जी किसी ने आपने हुकूमत पे क्रिटिसाइज कर दिया आप बिल्कुल करें, आपने किसी फैसले को क्रिटिसाइज करना है आप करें। असल चीज क्या है कि जो फेक न्यूज है, जो गलत खबर है, अगर कल मेरे बारे में आप एक चीज कह देते हैं जो कि बिल्कुल सच से उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है और मेरी तो आपने इज्जत खाक में मिला दी, अब चाहे मैं दूसरे दिन पूरा आप अखबार में इश्तिहार ही दे दें कि नहीं जी शिबली बड़ा अच्छा आदमी है, उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए ये उन माशरों में, अब आप मुझे ये बताएं ना कि जो यूके में या और ममालिक, उनमें जो है तो जब ये डेफेमेशन लॉज होते हैं और जो पेनल्टीज पड़ती हैं तो उसमें वो ये नहीं देखते कि ये अखबार बैठ जाएगा, ये बंदे का करियर सफा खत्म हो जाएगा। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप करेंगे, फिर ट्रिब्यूनल्स भी हैं ऑब्वियसली इसके। जी ठीक है शिबली साहब, आपसे करते हैं बात। इरशाद साहब, ये जो हमें मगरिब की मिसालें दी जाती हैं बार बार, तो यहाँ मारूजी हालात भी अगर मगरिब वाले हों, यहाँ बेसिकली सोशल सिक्योरिटी भी स्टेट की ज़िम्मेदारी हो, यहाँ पे सेहत के मामलात भी स्टेट देखे, यहाँ पे एजुकेशन भी स्टेट देखे, यहाँ पे बेरोज़गारी अलाउंस भी मिलते हों और फिर उस तरह की तहज़ीब की हम तवक्को भी करें, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मारूजी हालात जो इरशाद साहब हैं उसमें ये जो शिबली साहब आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूजी हालात और वो यूके वाला मीडिया रेगुलेशन मॉडल, ये मुतकाज़ी हैं, इनमें कोई मुमासलत है? शिबली साहब, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ जो हुक्मरान होते हैं, हुकूमत होती है, रियासती इदारे होते हैं, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ इस तरह की जो इल्ज़ाम तराशी, किरदार कुशी ना सियासतदानों की तरफ से एक दूसरे की हो रही होती है, ना हुक्मरानों की तरफ से अपोजिशन की हो रही होती है। तो यहाँ तो एक पूरा कल्चर ही ऐसा बना हुआ है। देखिए कल्चर को हमने ठीक करना है ना वो जी। देखिए मैं बरतानिया वगैरह की बात देखें, हम उसी लिए करते हैं कि अगर या तो होना कि हम इस मुल्क में, या तो क्या इस मुल्क में गैर जमहूरी हुकूमत है? नहीं है, जमहूरी हुकूमत है। हमारा मीडिया के साथ, मैं एज एन एक्स इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आपको बता दूं, आप मुझे गवाह हैं कि अगर एक दफ़ा भी कभी कहा हो कि जी इस खबर को क्यों छापा, इस खबर को क्यों नहीं छापा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती थी, अपने जितने भी ओनर्स थे या आप जैसे सीनियर आप से मुलाकात भी होती थी, मैं ये कहता था कि देखें जी जो अच्छी चीज़ है वो भी कहें, बुरी चीज़ है वो भी करें। तो देखें सहाफ़त जो है ना, एक बहुत ही मेरे फैमिली का ताल्लुक इससे, इस कबीले से है। मैं क्यों चाहूँगा कि ये, लेकिन मेरे वाले साहब ने कभी न किसी को बारे में गलत बात की, उनकी सख्त वो उनके साथ भी कोई एक प्रेस का एक हिस्सा होता था, एक आपको पता है नजरियाती एक इख्तलाफ था, उसकी वजह से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मेरे वाले साहब ने कभी उनको सू भी नहीं किया, इसलिए कि वो अहमियत देना चाहते थे, उनकी शख्सियत इससे काफी मुबर्रा थी। लेकिन देखिए जी हुकूमत जब होती है उसमें अगर ये चीज इस बुनियाद पे सजाएं देनी है कि जी इसका बाप तो फांसी चढ़ जाएगा तो इसके बच्चों को क्या होगा, आया जज देखता है ये? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी जी दोनों तरफ, कि ना हुकूमत को ये हक पहुंचे कि वो किसी सही खबर को दबाए या उसकी पादाश में किसी को सजा दे, और ना प्रेस की तरफ से कोई ऐसा अमल होना चाहिए। ये सख्त सजा, वैसे शिबली साहब ये सजा जो होती है कत्ले अमद में होती है, आप कत्ले खता में भी वही सजा देना चाहते हैं? नहीं हम नहीं मैकेनिज्म, मैं अभी जस्ट कि मैं आपको अपनी पूरी पोजीशन दे दूं अपनी हुकूमत की रादर। देखिए बात ये है कि इसके लिए मैकेनिज्म, ये पहली बात तो ये है कि इस पे डिस्कशन होगी, इसमें आपकी आरा लेनी चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता वो ये है कि फेक न्यूज़, गलत इल्ज़ाम तराशी, किसी की इज्जत उछाल देना, किसी के बारे में एक ऐसा तासुर पैदा कर देना। अब मसलन अगर आप मेरे बारे में ये कहने लगे कि जी मैं फैसले इल्म नजूम की बुनियाद पे करता हूँ या मैं उस पे करता हूँ न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे करता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आप मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं और मुझे ये एडवांटेज होना चाहिए कि मैं आपको सू करूं और आप उसको अदालत फैसला करें। ठीक है शिबली साहब, एक ब्रेक लेते हैं,
सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे तो वो जो सहाफ़ी बरादरी है, वैसे जब सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे होंगे इस्लामाबाद में, वो बाहर एहतजाज भी कर रहे होंगे, उनको वैसे हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, इससे पहले कि वो एहतजाज करें उनको मना भी लेना चाहिए। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे 3 साल कारकर्दगी का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शिबली साहब 3 साल हो गए आपकी सरकार को। सर नंबर 1 सबसे बड़ा कारनामा आपकी हुकूमत ने 3 सालों में क्या सर अंजाम दिया? देखिए जी, मैं आई एम सॉरी, मैं इससे पहले कि आपको इसका जवाब दूं, मैं जहां तक के फ्रीडम ऑफ प्रेस की ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि जो ये लॉ है, ज़ाहिर है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन ये कुछ उसके पहलू हैं जो कि उसमें कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिसमें कि नाइंसाफ़ी ना हो सके, और ये सबसे जो मेरी कंसर्न होगी कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो कि किसी उसमें वो आ जाए। अब आते हैं कि जी आपने जो जिक्र किया उसका कि हुकूमत के क्या कोई एक कारनामा बताएं। ज़ाहिर है कि मेरे लिए तो बहुत से हैं जिसकी की तफसील कल प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत जो है तो उसको पूरे अवाम के साथ शेयर करेगी कि जो 3 साल का जो हमारा हिसाब जहाँ है वो करें, लोगों के सामने हम पेश करें, और अपने आप को एक किस्म की ये भी एक अकाउंटेबिलिटी है। हमने पिछले साल भी किया था, अगर आपको याद हो 2 साल जब हुए थे। हमारा जो सबसे जो 1-2 चीज़ें हैं मैं जल्दी से वो बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जी हमारे पास जो ये 3 साल में क्या हुआ है कि हमने एक ऐसी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसमें कि एक लीडर जिसकी कोई ज़ाती मफादात ना हो, ना उसका कोई कारोबार हो, ना उसकी कोई बिजनेस इंटरेस्ट हो, वो हकीकी मानों में आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। और हम समझते हैं कि इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को एक शोकेस करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है, जिसमें कि हमने एक ऑनेस्ट कमिटेड लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरा ये है कि कोविड, जिसको कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि सारी दुनिया में इसने तबाही मचा दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह ताला की मदद के साथ हमारी जो लीडरशिप है उसने बड़ा क्लियर और बड़े बोल्ड फैसले किए हैं जो उनको नेक नियति पे मबनी थे कि रोज़गार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है। तो ये हमारा बड़ा एक कारनामा है जिसकी पजीराई दुनिया में हो रही है। फिर उसके अलावा जो हमारे वो हैं, जिस तरह एहसास प्रोग्राम था, उसने किस तरह से जो नीचे की सतह जिसको कि बिल्कुल हम भूले हुए थे, नारों में तो हम थे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अमली तौर पे किसी ने वो जो सबसे जो पिसा हुआ तबका है, सबसे जो गरीब तबका है, उसके लिए एक ऑल्टरनेट दिया। फिर हमने जो सेहत कार्ड है, मैं समझता हूँ कि अगर आप सबको कर लें, ये जो एक अहम चीज़ है जो कि हमने बड़ी कामयाबी से एक यूनिवर्सल हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि अस्पताल भी हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पहले कोई अस्पताल वाइबल नहीं था। तो हेल्थ कार्ड सेहत के लिए जो सबसे खाने पीने के बाद जो सबसे अहम तरीन सिक्योरिटी होती है वो हेल्थ कार्ड होती है। उसमें 10 लाख रुपए का हर खानदान को हर उसको देना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि हम दूसरे शहरों में भी फैलाएंगे। किसान कार्ड है जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर को भी अहमियत दी है। हमने माहौलियात को एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कोई बात नहीं करता था। शिबली साहब बिल्कुल ये दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ये टीम में रद्दोबदल वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, किसी को काम जो है पूरी यकसुई से करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि पॉलिसियों के तसलसल के लिए भी टीम का तसलसल बड़ा ज़रूरी होता है। इसके पीछे क्या मंतक है? जी देखें, मैं अब अगर उसके लिए कोई आपको एनालॉजी दूं या कोई मिसाल दूं तो वो यही हो सकती है कि देखें, जो टीम का कप्तान होता है वो उसको अगर किसी को रीपोजिशन करे, अब मसलन प्राइम मिनिस्टर समझते होंगे कि जी इंफॉर्मेशन में अभी किसी जो इस वक्त के जो हालात हैं उसमें फलां बंदा फिट होगा तो उसको किया, दूसरी फील्ड में किसी को किया, तो ये रीपोजिशनिंग फील्ड की ये तो होती रहती है। अब इसमें ये एक काबिल बहस बात है कि उससे एक तसलसल, ये तसलसल बड़ी अहम चीज़ है, चाहे वो टॉप लीडरशिप पे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे हो। लेकिन बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी दानिश में जो समझते हैं कि अगर एक बंदा ख़ास डिलीवर नहीं कर रहा, अगर देखें ये एक लिमिटेड ओवर्स का मैच होता है हुकूमत,
ये कोई इनडेफिनेट कोई बादशाहत नहीं है जिसमें कि गैर मुय्यना मुद्दत तक आपके हो, एक टाइम पीरियड होता है। अब मसलन मेरे पास अगर साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है तो मैं ये देखूंगा कि जो चीज़ें हैं जो कि एक महीने में हो सकती हैं, अगर उस पर कोई 1 साल लगा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है, उसको चेंज करना चाहिए। तो ये चेंजेस इसीलिए हैं कि टास्क ओरिएंटेड हैं, कि आपने ये हदफ दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर कि आपने इनको हासिल करना है। अगर वो आप हासिल नहीं कर पा रहे या आपने हासिल कर ली हैं और जो बाकी आगे का जो खेल है उसमें अगर कोई और खिलाड़ी वो करना चाहें तो ये जी। अच्छा, एक और शिकायत भी है लोगों को शिबली साहब के, जिन लोगों को तब्दील किया जाता है उन बेचारों को ऑनरेबल तरीके से रुखसत भी नहीं किया जाता, और टीवी से या किसी ट्वीट से पता चलता है कि जी हमारी वजारत वापस ले ली गई, हमें निकाल दिया गया, वो जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ये भी एक अजीब रिवायत कायम हुई है इस दौर में। देखें, इसमें कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ही ऐसे हैं सर। मैं तो सोच रहा हूँ कि कौन ऐसा था जिसको जो कि फयाजुल हसन चौहान, असद उमर साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। नहीं, देखें, उनके साथ तो एक मुसलसल वो था। असद उमर साहब तो अपना उनको अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि देखें जी, अगर आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर बैट्समैन ही कैन बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो उस वक्त की जो मैच की रिक्वायरमेंट है, यानी जो उस वक्त की जो ज़रूरत है, उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप नीचे के प्लेयर को, वही प्राइम मिनिस्टर साहब थे ना, इंतजाम को कहाँ से ऊपर उठा के भेज दिया। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है जो कि मेरा ख्याल है कि हम ठीक है कप्तानी को हम शिबली साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आपने काम किया, आपकी मिनिस्ट्री ने, आपने उसकी नुमाइश भी की। अपोजिशन किसी सूरत मान नहीं रही, तो वो तो जो भी बयान कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या वजह है कि अपोजिशन क्यों अपोज कर रही है और इस्लाहात को भी अपोज कर रही है? देखें, बात ये होती है कि कुछ अपोजिशन का काम यही है कि वो अपने लिए कोई इशू क्रिएट कर सके और हुकूमत को एक ऐसी मजबूरी पे ला सके जिससे कि वो अपने लिए कोई फ़वाइद हासिल कर सके। अब आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लें अपोजिशन का, चाहे वो PDMA की सूरत में हो, PDM की सूरत में हो, या और मुख्तलिफ फैटफ के इशूज़ हो गए या जो भी हुए, उन्होंने उस मौके को इस्तेमाल करना चाहे अपनी इंटरेस्ट के लिए। और वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि इस किस्म के प्रेशर में आते नहीं हैं। EVM को क्यों इसलिए अपोज कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि उन्होंने EVM को देखा भी नहीं है, तो जब देखा ही नहीं है और ना उन लॉज को देखा है तो ये किस तरह से रिजेक्शन? ये तो मुखालिफत बराए मुखालिफत हुई। तो पहली बात तो ये है कि हम जो है, जिस तरह के मैं पूरी कल हमने फैफन को बुलाया हुआ था, बिलडैट को, हमने इलेक्शन कमीशन को डेमोन्स्ट्रेशन दी, हम पार्लियामेंट में दी, हमने प्राइम मिनिस्टर को दी, प्रेसिडेंट को दी, और अभी हम एक रोड शो करने जा रहे हैं जिसमें कि इस पीर से हम मुख्तलिफ असेंबलीज, चैम्बर्स, बार काउंसिल्स, मीडिया, इन सब के पास जा रहे हैं और अपनी उसको बता रहे हैं, क्योंकि असल में इट्स नॉट, ये मशीन के बारे में सिर्फ नहीं है, ये वो पूरा निज़ाम है जो कि इस पे जो अपोजिशन की पार्टीज अक्सर हैं, जो कि खासतौर पे पुरानी पार्टीज हैं, जिन्होंने अपने इस जो मैनुअल सिस्टम है उसमें हमेशा मुतनाज़ा नताइज दिए। हर हुकूमत को ये देखना पड़ा कि जी, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, 2013 में हमने इलेक्शंस पे सवालात उठाए, 77 में आपको पता है क्या हुआ, इसी तरह जो और जितने भी इलेक्शंस हुए मुतनाज़ा हुए हैं। तो इसके लिए अब क्या रास्ता क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। नहीं शिबली साहब, अपोजिशन तो सबसे ज़्यादा शोर मचा रही है ना धांधली का 18 के इलेक्शन के, बल्कि अब तो वो ये कहना शुरू हो गया कि 13 के इलेक्शन में भी हुई थी धांधली किसी न किसी सतह पे। तो उनको तो रोकने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो रोकने का जो तरीका आपने इख्तियार किया वो मान नहीं रहे। क्या वो धांधली के इस निज़ाम को बरकरार रखना चाहते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, अगर आप मुल्क की सियासी जो लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी जब हारने वाला भी हार मान लेगा। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज के वक्त का एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अफगानिस्तान के मामले पे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे सफारती मैदान में भी क्या तालिबान कामयाब हो पाएंगे, जो आगे चैलेंजेस हैं उसको लेके। साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं, साबिक तर्जुमान हैं दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान की तस्नीम असलम साहिबा ने। बहुत शुक्रिया तस्नीम साहिबा, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जो पिछले 1-2 दिन की डेवलपमेंट्स हैं सफारती लिहाज से, जो आगे चैलेंजेस हैं कबूलियत के और फिर उसके बाद फर्दर जो इकनॉमिकल, आप समझते हैं कि तालिबान यहाँ भी अपने आप को मनवा पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे? ये तो हम पूछेंगे तस्नीम असलम साहिबा से, लेकिन मैं जो उनसे बात पूछना चाहता हूँ इस तनाजुर में, क्योंकि वो उस क्रूशल वक्त में दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान थी और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की यहाँ हुक्मरानी थी और डू मोर का ज़ोर शोर था, तो मैं तस्नीम असलम साहिबा ये आपसे पूछूँगा कि उस वक्त हमें अमेरिका की तरफ से किस किस्म के दबाव का सामना था और आपके दफ्तर ख़ारिजा को मुशर्रफ साहब की तरफ से और अमेरिका की तरफ से किस किस की डिमांड आती थी? जी, पहले ये आपके जो बाद वाला सवाल है उसका मैं मुख्तसरन जवाब दे दूँ। ज़ाहिर है बहुत से डिसीजंस तो कहीं और लिए गए, ऊपर के लेवल पे हुए थे, लेकिन एक शायद वो क्योंकि डिसीजन मेकिंग का अंदाज़ ये था कि इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन नहीं की सब लोगों को, तो लोगों को पता भी नहीं था कि एक्चुअली क्या क्या दिया गया है, और उसका अमेरिकन्स ने बहुत फ़ायदा उठाया। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे उन्होंने इस्लामाबाद जो नूर खान बेस है, उसका चकलाला बेस होती थी, ये कभी भी अमेरिकन्स के ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अमेरिकन्स ने उसको भी यूज़ करना शुरू किया। वहाँ से वो वेपन्स भी पाकिस्तान के अंदर लेके आए और काफ़ी उन्होंने गड़बड़ की, और वो क्योंकि जो ऑन ग्राउंड लोग थे उनको भी नहीं पता था कि ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का हिस्सा है या नहीं है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी और जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ वो हुई। इसी तरह सॉरी मैं कता कलामी कर रहा हूँ, मैं कता कलामी कर रहा हूँ, ये 2001 का जो मुआहदा था ये उसका हिस्सा नहीं था, नूर खान एयरबेस उसका हिस्सा नहीं था? नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं थी। इस तरह और भी बहुत सी बेसिस थी जो हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो जहाँ पे ज़बरदस्ती भी करके, धौंस से भी, या ये क्लेम करके जो ये नूर खान बेस थी, यहाँ से सिर्फ उनको अफ़गानिस्तान में उनके जो लोग आते थे उनको ट्रांजिट करने की इजाज़त थी। उनको ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो निकल के खुले घूमते रहें, लेकिन वो वहाँ से निकलते भी रहे। और जो मैंने कहा है कि बहुत सी कंसाइनमेंट्स ऐसी, कार्गो ऐसा लाया गया कि जो बाद में हमें ही उसके नताइज भुगतने पड़े। तो ये इस किस्म की चीज़ें हुई थी जो शायद ऊपर से कभी एग्री भी नहीं हुई थी। तस्नीम साहिबा, दूसरी बात आपने तालिबान की जी उस पे आते हैं। तस्नीम साहिबा, ज़रा इसी पे मज़ीद वजाहत कर दीजिएगा। जो मुशर्रफ साहब के साथ लोग थे, या जो आप, क्योंकि आप लोग उनकी इंतज़ामिया में थे, ज़ाहिर आप दफ्तर ख़ारिजा के ज़रिए पॉलिसीज़ को उन्होंने गवर्न करना था, तो किस लेवल तक बात होती थी और जो मैसेज आपको कन्वे किया जाता था उसका तरीक़ा कार क्या होता था? और जब ये अबहाम खुलते थे हकीकत कुछ और है और आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उस पर कोई एतराज़ भी किया जाता था? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया जाता था। हो सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को, उनको पता हुआ हो एग्जैक्ट डिटेल्स का, लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। उस वक़्त 2003 में मैं डायरेक्टर अमेरिकास थी, तो उस ज़माने के जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो मेरा सेंस था वो ये था कि वो बहुत सी वो चीज़ें भी जो अलाउड नहीं थी हमारे सिस्टम्स के लूप होल्स को यूज़ करके अमेरिकन्स ने पाकिस्तान में की हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हर चीज़ उनको बिल्कुल इस तरह की खुली छुट्टी थी। इस तरह तो वो जब वो 2005 में ज़िलज़ला आया उसकी आड़ में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं। तो ये एक हमारी तो ठीक है कि बहुत हम एफिशिएंट नहीं होंगे, हमारे सिस्टम्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे एफिशिएंट, लेकिन उनकी भी डिसऑनेस्टी इससे नज़र आती है कि उन्होंने ज़िलज़ले जैसी एक जो नागहानी आफत थी उसमें भी हेल्प करते करते बहुत सी और चीज़ें भी की।
तो ये खैर एक पुरानी बात हो गई है, लेकिन तालिबान की तरफ आते हुए पहली बात ये कि इस वक्त तक उन्होंने कोई मिस स्टेप नहीं किया। उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि दे आर मेकिंग द राइट नॉइजेस, एक तो ये है बहुत क्लियरली। दूसरा, आपको ये भी नज़र आ रहा है कि उनको बड़े सिस्टमैटिकली एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इंटरनेशनली और उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं जिनकी कोई रियलिटी में बेस नहीं है। अगर आपने कल देखा हो कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन्स का एक पूरा ग्रुप जिसमें बहुत से वेटरन्स भी थे, वो उनको इंटेलिजेंस ने और यूएस मिलिट्री की तरफ से, पेंटागन की तरफ से क्या ब्रीफिंग मिली कि उन्होंने बाहर आके कहा कि हमें जो प्रेसिडेंट बाइडन और एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है वो टोटली डिफरेंट है जो हमें ब्रीफिंग में बताया गया, और हालात बहुत ख़राब हैं और तालिबान बहुत जुल्म कर रहे हैं और बीहेडिंग्स हो रही हैं, औरतों को मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको बंद किया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी बातें जिनका अभी तक कोई सबूत नहीं है। खैर, सबूत तो अमेरिका ने 9/11 का भी किसी को नहीं दिया, लेकिन वो एक इंडिया की तरफ से भी है प्रोपेगेंडा, और बहुत से जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी तरफ से भी और गवर्नमेंट्स की तरफ से भी तालिबान के बारे में कॉन्स्टेंटली एक बात की जा रही है, उनके माजी की बात करके कि पिछली दफ़ा उन्होंने क्या किया था। तो कहा जा रहा है कि जी ये तालिबान 1 नहीं, ये ही हैं, सिर्फ एक उन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है। तो ये उनके चैलेंजेस हैं। दूसरी बात है कि ये जो अब काबुल एयरपोर्ट पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि अमेरिकन अनप्रेसिडेंटेड है कि आपने एक मुल्क पे हमला किया, उसको 20 साल तक ऑक्यूपाई किया, और जंग हारने के बाद भागते हुए आप वहाँ के लोगों को कॉल देते हैं कि निकलो यहाँ से, हम आपको बचाएंगे, हम आपको यहाँ से निकालेंगे। और उस पे आपको पता है कि ये हमारे यहाँ भी एक कल्चर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग असाइलम भी ले लेते हैं, लोग मजलूम भी बन जाते हैं। तो वो एक आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट एक स्टैम्पीड हो गई है, लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे चले जा रहे हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर एक कैओस मचा हुआ है, और तालिबान के कंट्रोल में वो भी है भी नहीं 31 अगस्त तक एयरपोर्ट। लेकिन ब्लेम तो किया जा रहा है कि देखो उनकी कितनी बदनज़मी है और लोग मारे जा रहे हैं और लोग भागना चाह रहे हैं। ये उनके चैलेंजेस है। फिर जो उनके फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं, शॉर्ट टर्म में ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। तस्नीम साहबा, ये फरमाइए कि इस वक्त हमारी जो सफारती और ख़ारजा पॉलिसी है विज़ावी अफ़गानिस्तान, वो दुरुस्त ट्रैक पे जा रही है कि वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की जाए और तमाम जो अफ़गानिस्तान के धुड़ों को है उनके साथ ताल्लुक़ बरकरार रखा जाए, या कोई हम उसी तरह की गलती कर रहे हैं जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई? देखिए, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा ये एम्फसाइज करना कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, आप सबको साथ लेके चलें, ये जाहिर है कि तालिबान भी कहते हैं उनकी कोशिश होगी कि जितने वो ब्रॉड बेस्ड उसको कर सकें, जितने लोगों को अपने साथ शामिल कर सकें, क्योंकि वो कोई इलेक्शन के थ्रू नहीं आए, उन्होंने एक मिलिट्री विक्ट्री के थ्रू आए हैं, इसलिए उनको दुनिया बग़ैर उसके इलेक्शंस के या इलेक्टोरल विक्ट्री के लोग उनको नहीं मानेंगे, उनको यही कहेंगे कि आपने कब्ज़ा किया है। तो उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए उनको ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ की पॉलिटिकल क्लास है उसको अपने साथ मिला सकें। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई उनको 50-50 शेयर दे दें, या ये ऐसे ही है जैसे अभी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उनको सारी दुनिया कहना शुरू कर दे कि आप कुछ की पोस्ट जो हैं वो रिपब्लिकन्स को भी दे दें, और ताकि आप एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं। तो वो थोड़ी सी हमें उसमें बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं पड़ना चाहिए। एक परसेप्शन ये ज़रूर होनी चाहिए, और ये तालिबान के अपने लिए भी उनके फेवर में है कि अगर वो जो
तालिबान के अलावा कुछ जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको अपने साथ मिला लेंगे, तो वो जो एक प्रोपेगेंडा से और जो भी पास्ट में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक परसेप्शन है कि उन्होंने बहुत जुल्म किए, वो चीज़ें और लोगों को एस्वेज करने के लिए, वहाँ पे लोगों को काम डाउन करने के लिए उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। तस्लीम साहब, ये इंडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, दो बातें वो कह रहा है। एक तो ये है कि जी पाकिस्तान और तालिबान का नेक्सस जो है वो कश्मीर पर असरअंदाज होगा और कश्मीर में भी उसी तरह के हालात पैदा कर दिए जाएंगे। आपका सफारती तजर्बा क्या है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, उसके असरात हो सकते हैं? दूसरा, इंडिया वहाँ से बिल्कुल फ़िलहाल तो आउट हुआ है, अब सफारती सतह पे भारत दोबारा इन होने के लिए और अफ़गानिस्तान में जो कुछ उसने लूज़ किया है उसको विन करने के लिए क्या कुछ कर सकता है, और हमें हमारी वज़ारत ख़ारजा को क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, भारत का जाहिर है कि प्रोपेगेंडा बहुत जहरीला है और वो इस हद तक बिल्कुल फिक्शन लगती है जिस तरह की वो बातें करते हैं और जितने हिस्टोरिकल हैं, लेकिन क्योंकि वो भारत है और वेस्टर्न वर्ल्ड की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनके साथ लिंक्ड हैं चाइना के अगेंस्ट, इसलिए वो इस किस्म के प्रोपेगेंडा, और ये कोई एक नहीं है, कितनी रिपोर्ट्स इस पे आ चुकी हैं कि डिसइन्फोलैब की हैं, उसके बाद अभी रिसेंटली आए हैं कि किस तरह वो बिल्कुल टोटली एक बेसलेस बात, अगर आपको 10 मिलियन लोग रिपीट करना शुरू कर दें तो वो एक रियलिटी बन जाती है। तो ये बातें, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जो हर किस्म की एक्सेसेस की हुई हैं, उनको खौफ है कि कश्मीरी शायद इंस्पायर्ड हों जी कि वेपन्स के बावजूद, हर किस्म की टेक्नोलॉजी के बावजूद तालिबान ने एक सुपर पावर को और मिलिट्री माइट को डिफीट किया, तो उनको इससे इंस्पिरेशन मिल सकती है। उनका असल खौफ ये है, वरना तालिबान बड़े क्लियरली, और पिछली दफ़ा भी जब वो पावर में थे उन्होंने कोई इस तरह की क्लियर स्टैंड नहीं लिया था। तो ये इंडिया की ये प्रोपेगेंडा बेसलेस है। सेकेंडली, इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट से बाहर जितने लोग हैं, उनके डिप्लोमेट्स जो हैं, फॉर्मर जो उनके वेल नोन बड़े प्रोमिनेंट जो डिप्लोमेट्स हैं, एनालिस्ट हैं, हर कोई उनको ये कह रहा है कि बहुत गलती की है, तालिबान को इंगेज करना चाहिए था। एक तरफ तो जहर उगला जा रहा है, दूसरी तरफ अब ये भी एहसास हो रहा है कि सब कुछ बंद करके भागना नहीं चाहिए था। उनको जाहिर है कि अपने बहुत से लोग वहाँ से निकालने थे, क्योंकि वो नहीं उनको वहाँ रहने दे सकते थे, जो कि सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तान में टेररिज्म प्रमोट करने के लिए रॉ और उनके इंटेलिजेंस और क्या जो पूरा सेटअप था, तो वो उनको वहाँ से उन लोगों को तो निकालना था। लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो दोबारा कोशिश करें, और वो कोशिश करेंगे कि उनके जो दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, गल्फ में स्पेशली बहुत दोस्त हैं जी, शायद उनके गुड ऑफिसेस यूज़ करें, और हो सकता है कि वो रशिया से भी रिक्वेस्ट करें कि इनके कोई चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो पहले भी जो बात हुई है कि मीटिंग कोई हुई है, कुरैशी साहब जो हैं वो दोहा के जी, शाह महमूद कुरैशी साहब दौरे पर हैं और वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे भी बातचीत की जाए। पहले भी आपसे पूछा था कि जो पाकिस्तान की अब तक अप्रोच है अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट करने या हुकूमत को एक्सेप्ट करने से मुतालिक, वेट एंड सी दैट इज़ फाइन, या कोई अलहदा से हमें आउट ऑफ बॉक्स कदम लेने की ज़रूरत है? इनिशिएटिव लेना चाहिए हमें। पहली बात तो ये है कि अभी काबुल में हुकूमत बनी ही नहीं है, तो इसलिए वो रिकग्नाइज करने या ना रिकग्नाइज करने के स्टेज पे हम नहीं पहुंचे। फॉरेन मिनिस्टर अभी विज़िट कर रहे हैं, बहुत सारे जो करीबी इमीडिएट नेबर्स हैं उनको विज़िट कर रहे हैं। नेचुरली कि वो लोग भी चाहेंगे कि पाकिस्तान से कंसल्ट करें, और पिछली दफ़ा वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री विक्ट्री से पहले उन्होंने एक
डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पिछले 2 साल से या 3 साल से लॉन्च किया हुआ था, उन्होंने पिछले दफ़ा जितने ममालिक की रिजर्वेशंस थी उन सबको इंगेज किया है और आपको नज़र आ रहा है कि उस तरह की हॉस्टिलिटी नहीं है। ये एक अच्छा कदम है कि पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ कंसल्टेशंस कर रहा है। ठीक। और आइडियल सिचुएशन ये होगी कि जब काबुल में गवर्नमेंट बनती है तो ये सारे ममालिक पाकिस्तान समेत साइमल्टेनियसली आगे पीछे साथ साथ ही काबुल गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करें। अच्छा, माजी में आपने एक मौका पर कहा कि वजारत ख़ारजा को जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में हिदायत थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कुछ ज़्यादा वो ना किया जाए और मसला कश्मीर पर बहुत ज़्यादा सरगर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी इंफॉर्मेशन और असेसमेंट क्या है कि इस वक्त हमारी वजारत ख़ारजा, हमारी हुकूमत जो है मसला कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के हवाले से प्रोएक्टिव पॉलिसी है इसकी, या अभी वही चल रहा है अंदाज? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, जो इंडियन ऑक्यूपेशन और जो वहाँ पे मज़ालिम हैं और जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, वो आपको प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियरली बोलते नज़र आते हैं। और वजारत ख़ारजा की तो उस वक़्त भी ऐसी पोजीशन नहीं थी, ना आज हो सकती है कि कश्मीर जैसे एक पाकिस्तान के लिए एक फंडामेंटल इशू पे वो जो पाकिस्तान की एक प्रिंसिपल्ड लीगल पोजीशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें। फॉरेन ऑफिस में ये कभी ना हुआ है, ना ये होगा। लीडरशिप के लेवल पे आपको नज़र आता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पे क्लियर पोजीशन लेते हैं। हालांकि बाज़ दफ़ा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिया की बात करते हैं, हर चीज़ में इंडिया का रेफरेंस लाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। हमें इंडिया से ऑब्सेशन नहीं शो करनी चाहिए। आखिर में जहाँ तक पाकिस्तान की मुख्तसर टाइम है, मुशर्रफ के दौर में जब आप थी वजारत ख़ारजा से वाबस्ते थी की पोस्ट पर थी, आपने कभी महसूस किया हो कि मुशर्रफ ये इकदाम जो कर रहे हैं ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होना चाहिए लेकिन मजबूरी है किया जा रहा है? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं उस वक़्त इतनी सीनियर नहीं थी कि मेरी एक्सेस होती इंफॉर्मेशन, हर किस्म की इंफॉर्मेशन की तरफ। जब ये सारी चीज़ें निगोशिएट हुई और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उस वक़्त मैं उसमें लूप में नहीं थी। बाद में किसी स्टेज पे कुछ जो ऑपरेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स या अंडरस्टैंडिंग्स होनी थी उसकी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं और बहुत से लोगों के रोल पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। नॉट नेसेसरीली जनरल परवेज़ मुशर्रफ, लेकिन हैं कि चीज़ें कैसे नेगोशिएट, कैसे कम्युनिकेट हुई, उनके ऊपर भी आपने अगर ठीक पाकिस्तान में टाइम खत्म हो गया, वरना हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन लोग थे। तस्नीम असलम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद आरिफ साहब, आपका शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने।